हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं लॉज इन मोशन, जो कि हमारी क्लास 11th का फिज़िक्स का एक चैप्टर है। इसे हम लोग बहुत शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे और जितने कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यही वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वही बात है कि इस वीडियो को वही देखेंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ रखा है और सवाल लगा रखे हैं और उनको थोड़ी सी कहीं पे दिक्कत आ रही है याद करने में, तभी वो इस वीडियो को देखेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की जब आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला आपको रिपीट करना है, चूँकि हमने बहुत अच्छे से पता है फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर हमें क्लास 9 से ही पता है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी मैं लिख सकता हूँ F बराबर मास dv/dt। डेफिनेटली ऐसे ही कभी रॉकेट प्रॉब्लम के लिए अगर चेंजिंग मास हो तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है फोर्स बराबर v dm/dt, क्योंकि अगर मास चेंज हो रही है। ठीक है, इसी में जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो एक शब्द हमें पढ़ना होता है इम्पल्स। क्या पढ़ना होता है? इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसे आप ऐसे बोल लो, मास वेलोसिटी इनिशियल मास वेलोसिटी फाइनल माइनस ऑफ मास वेलोसिटी इनिशियल। इट इज़ द मोर करेक्ट फार्मूला फॉर द इम्पल्स। ओके, चलिए ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यही हो जाता है जब चेंजिंग मास होता तो v dm/dt। फिर मैंने बताया कि इम्पल्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चलिए ये आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लो, इम्पल्स को दूसरे भाषा मैंने लिख रखा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। वही बात सेम मैंने लिख रखी है। मेजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम। ये कैसे मेजर करा जाता है? जब हम लोग प्रोडक्ट निकाल देते हैं एफ एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे आ गया, देखो ध्यान से। लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम बराबर फोर्स इंटू टाइम। ये एफ एवरेज है, याद रखना। आज आप पुट करके देख लेते हैं। डेल्टा पी बराबर एफ बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा पी बराबर मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम इंटू टाइम। देखो मोमेंटम बराबर मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी आ गया। वही सेम चीज़ है, इसे हम लोग मेज़र करते हैं एफ एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, चलिए आइए। यानी यहाँ से फॉर्मूला निकल गया चेंज इन मोमेंटम बराबर इंटीग्रल एफ डॉट डी टी। इसी को हमने नाम दे दिया इम्पल्स। क्या नाम दे दिया? इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका जो डायरेक्शन होता है ये अलोंग द फोर्स होता है। किस तरफ होता है? अलोंग द फोर्स होता है। अब चूँकि हमने बहुत अच्छे से पता है कि दो तरीके की फ्रेम होती है, एक होती है इनर्शियल फ्रेम और दूसरी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। चलो मैं दिखाता हूँ क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला लेट सपोज ये एक ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे सीट्स हैं और ये ट्रेन आगे v वेलोसिटी से जा रही है। अब इसे दो लोग देखेंगे। एक तो लेट सपोज बाहर एक आदमी खड़ा है, वो इस ट्रेन को देखेगा कि ट्रेन जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ v। एक जो आदमी होगा इस ट्रेन के अंदर जो बैठा होगा, उसे देखेगा ट्रेन रुकी हुई है और बाहर वाला एनवायरनमेंट जा रहा है या चल रहा है। ये लड़का जो है ना, ए नाम का, ये इसे देख रहा है इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम? ये इसे देख रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम से। किस फ्रेम से? नॉन इनर्शियल फ्रेम से। लेकिन जब यही ट्रेन में बैठा हुआ आदमी अपनी ही ट्रेन को जाते हुए देखेगा तब ये इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, मीन्स इसमें इनर्शिया हो रही होगी। ठीक है, चलिए इसी में जब मैंने बात करी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि स्यूडो फोर्स किसके लिए आया है। आपको पता है स्यूडो फोर्स किसके लिए आया है? इनर्शियल फ्रेम को बचाने के लिए आया है। मीन्स इनर्शियल फ्रेम में ना सारे लॉज न्यूटन्स के वैलिड रहे, इसके लिए स्यूडो फोर्स आई है। चलिए देखो, अगला हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए ध्यान से देख लो।
सबसे पहली कंडीशन है कि एफ एक्सटर्नल ज़ीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। मीन्स बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब एफ एक्सटर्नल ज़ीरो है तो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या हो जाता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो जाता है। अब क्यों हो जाता है ये ज़रा मुझे आप लोग सोच कर बताइएगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? सिंपली m initial v initial it is equals to the m final v final। it simply states that कि इनिशियल मास इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट फाइनल मास फाइनल वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, यही मैंने लिखा है। ऐसे ही रॉकेट मैन प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया था कि उसके लिए मास चेंजिंग होता है तो उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला आता है v dm/dt। अब रॉकेट मैन प्रॉब्लम के लिए आप देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो। मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू बता देता हूँ। देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? फोर्स बटे मास, यही होगा ना। ज़रा उसके लिए फोर्स सोचिए तो क्या होगा। मैं दिखा देता हूँ पहले लिख के, u माइनस dm/dt डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होगा ज़रा मुझे बताइए, m0 माइनस dm/dt मल्टीप्लाइड बाई t, m0 माइनस dm/dt मल्टीप्लाइड बाई t माइनस ऑफ g0 या g0 बोल लो। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? फोर्स बटे मास, यही होता है क्या? फोर्स बटे मास। देखो नीचे वाला तो समझ में आ रहा होगा कि शुरुआत में उसकी मास होगी m0 और जब वो अपने मास को बाहर छोड़ेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा, तब उसका मास घटेगा dm/dt की रेट से और टोटल t टाइम में इतना रेट घट जाए, सॉरी इतना मास घट जाएगा, यानी टोटल मास होगा m0 माइनस ऑफ dm/dt मल्टीप्लाइड बाई t। ठीक है, ऊपर मैंने ये फोर्स कैसे लिखा, ज़रा मुझे सोच कर बताएगा कि ये फोर्स कैसे हो गया, बता पाएगा? रॉकेट मैन प्रॉब्लम के लिए जो एक्सेलरेशन एट टाइम t की वैल्यू होती है वो होती है u माइनस ऑफ dm/dt डिवाइडेड बाई m0 माइनस ऑफ dm/dt मल्टीप्लाइड बाई टाइम t माइनस ऑफ g इफ़ देयर इज़ ग्रेविटी। ऊपर मैंने लिखा इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देना जिस रेट से हमारा इजेक्शन हो रहा होगा मास का, और डिवाइड कर देना इनिशियल मास माइनस ऑफ dm/dt की वैल्यू रख देना मल्टीप्लाइड बाई टाइम t माइनस ऑफ ग्रेविटी g इफ़ देयर इज़ ग्रेविटी। और ग्रेविटी हो ही नहीं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए u माइनस ऑफ dm/dt डिवाइडेड बाई m0 माइनस ऑफ dm/dt मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब आ जाओ पुली प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, पुली प्रॉब्लम कैसी होती है यहीं से देख लो। लेट सपोज हमारे पास एक पुली है, उससे दो मास हिंज्ड है, एक है m1 दूसरा है m2, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि m2 का मास ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ रट जाना। अब m2 जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और वो टेंशन t को प्रोवाइड करेगा, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो टेंशन t कितना हो जाएगा m2g। ठीक है, यहाँ के लिए यहाँ पे जो नेट टेंशन आता है उसकी वैल्यू जो आती है ऐसे प्रॉब्लम के लिए ये आती है 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। कैसे आती है ये मैं अभी यहाँ तो नहीं दिखा सकता हूँ, फुल वीडियो होता तो मैं ज़रूर दिखाता। ठीक है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो आती है नेट फोर्स बटे नेट मास। ठीक है, हमेशा एफ नेट बटे एम नेट। तो देखो कैसे वैल्यू आई है, एफ नेट कितना होगा m2g माइनस ऑफ m1g, ये एफ नेट होगा, और नेट मास कितना होगा m1 प्लस m2। देखो मैंने वही लिखा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी m2 माइनस ऑफ m1 मल्टीप्लाइड बाय होल मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वही चीज़ मैंने लिखी है। अब ऐसे वाले प्रॉब्लम के लिए देख लीजिए ये वाला प्रॉब्लम कि एक ऐसे 90 डिग्री पे कोई क्या कर लो, ब्लॉक कर लो, टेबल कर लो, कुछ भी हो, पुली लगा हो कॉर्नर पे और एक मास हिंज्ड हो m2 जिसके ऊपर टेंशन हो t और इधर मास हिंज्ड हो m1। ठीक है,
इसके लिए भी टेंशन टी की वैल्यू आती है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ जी, मीन्स उसके आधे के बराबर आती है, सिंपल सी बात। उस वाले में कितनी आती थी 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ जी, लेकिन इसके लिए जो वैल्यू टेंशन की आती है वो एक ही बार आती है, 2 बार नहीं आती है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ जी, ठीक है। इसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और जितना मास होगा सारे को ऐड कर देना नीचे वाले के लिए, नीचे वाले में, ठीक है। आ जाओ, अब देख लेते हैं कंस्टेंट मोशन को। किसको? कंस्टेंट मोशन। ये सिंपली हमसे बोलता है कि टेंशन मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल वेलोसिटी बराबर होता है टेंशन मल्टीप्लाइड बाई फाइनल वेलोसिटी या u2 के, ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब मैं इसे दिखाऊं एक आध एग्जाम्पल से, आप लोग जानते होगे क्या दिखाना है, दिक्कत है तो दिखा दूंगा एक आध। एक एग्जाम्पल यही देख लो कि एक पुली है, ठीक है, एक आध मास आप समझ लो, या वेलोसिटी ऑफ पुली ऑफ ऊपर है, वेलोसिटी ऑफ ए नीचे है, वेलोसिटी ऑफ बी ऊपर है, तो वेलोसिटी ऑफ पी बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। ये कहाँ से आया? कंस्टेंट मोशन से ही आया है। कैलकुलेट करके ज़रा देखना, ना हो पाए ना तो ऊपर एक रस्सी दे देना, इधर मास m1 रख लेना, इधर मास m2 रख लेना, और फिर कैलकुलेट करके देखना, यही आएगा। ऐसी एक्सेलरेशन ऑफ p बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। पोजीशन ऑफ p बराबर हो जाएगा पोजीशन ऑफ a प्लस पोजीशन ऑफ b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलो एक फैक्ट देखो, जब भी ऐसा हो, क्या हो? ऐसा, सॉरी गलत ड्रॉ कर दिया, ये बड़ी मास m हो, इसके ऊपर छोटी मास m हो। लेट्स सपोज मैं इसका फ्रिक्शन 0 कर दे रहा हूँ, म्यू इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए 2 फैक्ट मैंने लिखे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बार एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है। देखो क्या लिखा है मैंने, जब फ्री हो ना, फ्री फॉल के लिए, मीन्स किसके लिए? फ्री फॉल के लिए कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हमसे पूछता है, तो फ्री फॉल के लिए जो हमारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन होना चाहिए इधर की तरफ बड़े वाले m के लिए, वो होना चाहिए g cot थीटा। कितना होना चाहिए? g cot थीटा, ठीक है। रेस्ट के लिए मीन्स दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, तो इसके लिए g की वैल्यू होनी चाहिए g tan थीटा। कितना होना चाहिए? g tan थीटा, ठीक है। चलिए, अब यहीं पे आई होप सो लॉज ऑफ मोशन था, इसमें बहुत सारे सवाल करने होते, तो आप लोग सवाल करिए, और अगर सवाल में दिक्कत होता है तो मेरे पर्सनल DM टेलीग्राम में सवाल भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है। अगला हम लोग को पढ़ना है फ्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? फ्रिक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि 2 तरीके की फ्रिक्शन होती है, एक होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन और दूसरा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि वो फ्रिक्शन की वैल्यू, जब तक आप वो फ्रिक्शन की वैल्यू प्रोवाइड ना करो तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे। ऐसे फ्रिक्शन की लास्ट वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, और लास्ट वाली वैल्यू को बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और जब वो चलने लग जाए फिर जो फ्रिक्शन की वैल्यू जनरली लगती है उसे बोल देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए, जो हमारा एफ लिमिटिंग होता है ना, मीन्स हाईएस्ट फोर्स की वो वैल्यू जिसके बिना आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू स्टैटिक मल्टीप्लाइड बाय एन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ऐसी एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है u मल्टीप्लाइड बाई जी, ठीक है। चलिए, अब चूंकि हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में पता है, हमें पता है ना v स्क्वायर इज इक्वल टू दी u स्क्वायर माइनस ऑफ 2s प्लस 2s, ठीक है। यहीं से स्टॉपिंग डिस्टेंस s बराबर आया है v स्क्वायर बटे 2a, और इसी को बोल देते हैं v स्क्वायर बटे 2 टाइम्स ऑफ u g, ठीक है। म्यू इसे बोल लो, इसे म्यू बोल लो, म्यू टाइम्स ऑफ जी। देखो क्या है, अगर इसका स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू मान लो, ठीक है, कोई भी ब्लॉक होगा ना, इसके लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो हमेशा डाउन फॉल, नॉर्मल फॉल, कुछ भी फॉल आएगी वो हमेशा म्यू टाइम्स ऑफ जी आएगी। फ्री फॉल के लिए है वैसे ही जनरली, ठीक है। इफ़ देयर इज़ फ्रिक्शन कितनी वैल्यू आएगी? म्यू टाइम्स ऑफ जी। ऐसे वाले प्रॉब्लम के लिए ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले के लिए यहाँ पे मास हो और यहाँ पे
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हो, तो यहाँ के लिए जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ना, ये म्यू टाइम्स ऑफ जी आएगी, याद रखना, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही टाइम टी लगेगा वी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू जी, जहाँ पे म्यू का क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यहीं पे देख लीजिए एक शब्द होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देख लो क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन, इसी को बोल देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक सरफेस है, उस पर एक मैंने ब्लॉक रख रखा है, क्या ब्लॉक रख रखा है, ब्लॉक के इस साइड पे एक फोर्स लग रही है एफ, क्या लग रही है, फोर्स एफ। ऊपर में लगता है नॉर्मल रिएक्शन, क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, और इस साइड लगेगी फ्रिक्शन फोर्स, किसे, पीछे की तरफ फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो हमारा नेट फोर्स होगा ना, या जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट होना चाहिए हमारा। तो ये लेट सपोज थीटा एंगल पे बनता है, कितने पे, थीटा एफ रिजल्टेंट आप मान लो, ठीक है। तो यहाँ से जो एफ आर की वैल्यू आती है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे वही, या वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे, ये आएगी अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। यहाँ से जब हम लोग टैन थीटा कैलकुलेट करते हैं ना, वैल्यूज़ डाल के, तो यही म्यू के बराबर हो जाता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसी में अगला एंगल हमें पढ़ना है एंगल ऑफ रिपोज, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं या ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सिंपली हमें बोल रहा है इंक्लाइन का वो एंगल जिस पर ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव हो, क्या हो, जस्ट अबाउट टू मूव हो, मीन्स इंक्लिनेशन का ऐसा एंगल ना जिस पे ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव ज़्यादा हो ना, मूव करना शुरू कर दे। देखो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, लेट सपोज ये बहुत कम इंक्लिनेशन था, बहुत छोटा इंक्लिनेशन था, तो इस पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ना मास एम का, ये अभी मूव नहीं कर रहा था नीचे, ठीक है। मैंने धीरे धीरे एंगल बढ़ाया, ये जो अल्फ़ा था मैंने इसे बढ़ाना शुरू करा, इसे बढ़ाना शुरू करा, तो एक एंगल ऐसा है ना, वो एंगल पहुंचने पे जैसे ये ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव कर गया, मीन्स अब ये नीचे गिर ही जाएगा। अगर इस एंगल से ज़्यादा एंगल मैंने करा ना, तो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। इस एंगल को बोल देते हैं एंगल ऑफ रिपोज, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है tan A इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स, वही वाली सेम वैल्यू है, tan A बराबर क्या आ जाता है, म्यू। यहीं से A बराबर आ जाता है tan इनवर्स म्यू, पिछली बार एग्जाम में आया था ये वाला, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो, 3 केस मैंने लिखे हैं। अगर tan अल्फ़ा म्यू के बराबर हो, क्या हो, tan अल्फ़ा म्यू के बराबर हो, या tan A म्यू के बराबर हो, तो ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव रहता है। अगर tan अल्फ़ा म्यू से बड़ा हो, क्या हो, म्यू से बड़ा हो, तो ऑब्जेक्ट मोशन पे होता है, किस चीज़ पे होता है, मोशन पे होता है। अगर tan अल्फ़ा म्यू से छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, किस चीज़ पे होता है, रेस्ट पे होता है, ठीक है। चलिए अब इंक्लाइन प्लेन पे हम लोग 3 केस, वही तीनों जो अभी हमने देखा वही डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, और वहाँ पे सारी वैल्यूज़ हम लोग निकालने की कोशिश कर लेते हैं, आइए, ठीक है। केस 1 है इफ़ म्यू इज इक्वल टू दी tan थीटा, तो ये कौन सा केस है, जस्ट अबाउट टू मूव वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो अबाउट टू मूव होता है। यहाँ पे जो एफ लिमिटिंग की वैल्यू आती है, मींस उसके बाद ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा, उसकी वैल्यू आती है mg साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ mg कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आती है mg कॉस थीटा, बहुत अच्छे से पता है। फिर आगे बढ़ोगे तो एफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू आती है, मैंने ऊपर भी दिखाया था, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, ठीक है। चलिए और वैल्यूज़ मैंने डाली तो वो वाली वैल्यू आई mg कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस mg साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसी एफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू आ जाती है mg के बराबर, किसके बराबर, mg के बराबर। फिर मैंने सेकंड केस लिया कि मान लो अगर म्यू जो हो वो ग्रेटर देन हो tan थीटा से, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, किस चीज़ पे होता है, रेस्ट पे होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि बेचारा हमारा ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पे। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आती है वो आती है mg साइन थीटा, कितनी आती है, mg साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg कॉस थीटा, कितनी आएगी, mg कॉस थीटा। और एफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू आती है mg, कितनी, mg। थर्ड केस देख लीजिए, अगर जो हमारा tan थीटा की वैल्यू हो ये म्यू से बड़ी हो, क्या हो, म्यू से बड़ी हो, तो ऑब्जेक्ट मूव मीन्स ऑलरेडी मोशन की पोजीशन में होता है।
तो यहाँ पे जो एफ काइनेटिक की वैल्यू आती है वो आती है म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा। जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आती है वो आती है एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है हमारा जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। और जो हमारा एफ कॉन्टेक्ट आता है वो आता है एम जी कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये डायरेक्ट वैल्यूज़ है, यही आती है, ठीक है। चाहो तो खुद से फाइंड करके एक आध बारी देखो, दिक्कत हो तो पूछो। अब यहीं पे आया स्यूडो कॉन्सेप्ट, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो मैं 3 केस लेकर के आपको दिखाता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो लिफ्ट देख लेना, लिफ्ट समझ लेना। मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन है। मैंने केस भी लिया, ये लिफ्ट है, नीचे की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन है, और ये लिफ्ट रुका हुआ है। देखो मैं अगर इस केस में बोलूँ ना कि ग्रेविटी नेट की वैल्यू कितनी होगी पहले के लिए, तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट काम करता है। मान लेना कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल फ्रेम में है। किस में है? इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट काम करता है और ये सिंपली हमसे एक बात बोलता है कि जिधर एक्सेलरेशन हो उसके अपोजिट में लगा दो आप, ठीक है। रियल वाला उसके अपोजिट में लगा दो सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एक्सेलरेशन जा तो रियल में तो ऊपर लग रहा है, लेकिन जब इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर होगा तो इसके लिए ये नीचे लगेगा। कहाँ? नीचे के लिए। और जी नेट की जो वैल्यू आएगी ये आएगी जी प्लस है। क्या आएगी? जी प्लस ए। इसके लिए भी वही काम करेंगे, उल्टा करके लगा देंगे, तो इसके लिए जी नेट की वैल्यू आएगी जी माइनस है। कितनी आएगी? और इसके लिए जी, क्योंकि बेचारे का ए ही 0 है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यही जी नेट की वैल्यू से ना सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी जाती है। ये जी नेट की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा ऊपर वाले केस के लिए, मीन्स इफ द लिफ्ट हैव द एक्सेलरेशन ऑफ अपर साइड, तो इसके लिए जी नेट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। टोटल जी नेट होगा जी प्लस है, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है, हो जाती है एम जी प्लस एम ए। नीचे वाले के लिए जाहिर सी बात है थोड़ी सी घट जाती है, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है एम जी फाइनल। जी फाइनल, जो जी फाइनल आएगा वो डालेंगे, ठीक है। आइए सर, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसके लिए कांस्टेंट या वेलोसिटी तो थोड़ी हमारी जी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वही वैल्यू हो जाएगी एम जी, ठीक है। अगला है, मान लो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि जी नेट हमारा घट जाएगा, जी फाइनल घट जाएगा, जी माइनस से हो जाएगा। तो वही वाली वैल्यूज़ डाल करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या? नॉर्मल रिएक्शन। स्यूडो फोर्स के लिए देख लो, इसके लिए मैंने लिखा है कि ये आइडियल फोर्स होता है और ये कोई एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। देखो वही मैंने लिया, एक पुली लिया, ये M2 था, ये M1 था, इस पे टेंशन T लग रहा था, ठीक है। अगर लिफ्ट रेस्ट पे होगा तो जो हमारी टेंशन की वैल्यू होगी पुरानी वाली होगी 2 टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि G की वैल्यू चेंज होगी, और जो G की वैल्यू चेंज होगी वही पुट कर देना, बाकी सारी वैल्यूज़ सेम ही रहेगी। जो G की एक्चुअल वैल्यू होगी वो आप पुट कर देना, ठीक है। जी नेट या जी फाइनल कर लो। ऐसे इसके लिए देख लो कि एक के ऊपर एक ब्लॉक रखो, नीचे वाले ब्लॉक को M2 बोल दो और आगे की तरफ फोर्स F हो, पीछे की तरफ फ्रिक्शन R हो। ऊपर वाले के लिए जब ये आगे जा रहा तो ये ब्लॉक पीछे जाएगा, तो ये आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाना चाहेगा, यानी FR आगे लगेगा ऊपर वाले के लिए। इसके लिए जो F लिमिटिंग की वैल्यू आती है वो आती है M1 टाइम्स ऑफ A मैक्स की वैल्यू आती है म्यू टाइम्स ऑफ G, जहाँ पे म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ मैक्स की वैल्यू आती है M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ म्यू जी, ठीक है। अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हो तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो आती है F बटे M1 प्लस M2। वही अगर मैंने क्या करा, बस फोर्स ऊपर लगा दिया, वही M1 M2 रखा मैंने। अगर फोर्स ऊपर लगाया तो ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शन पीछे हो जाएगा और नीचे वाले के लिए फ्रिक्शन आगे हो जाएगा। तो इसके लिए जो एम एक्स की वैल्यू आती है वो आती है म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई M1 बाई M2, ठीक है। साथ साथ चलने के लिए ए साथ साथ की जो वैल्यू आती है वो आती है F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। जो हमारी F मैक्स की वैल्यू आती है वो आती है M नेट मल्टीप्लाइड बाई A नेट। इसी को ऐसे मैंने लिखा है, M नेट कितना हो जाएगा और A नेट, F मैक्स बराबर आ जाएगा M1 प्लस M2 म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई M1 बाई M2। अब थोड़ा सा डेथ व्हील ये सब के बारे में देख लो। जो हमारा डेथ व्हील होता है उसका
डब्ल्यू मीन बराबर होता है अंडर रूट ऑफ जी बाई म्यू आर, ठीक है। फिर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के लिए दो ही वैल्यूज़ हमें निकालनी होती है, वो होता है टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, यहीं से वी बराबर आ जाता है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है। यही दो पूछता ही है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखे हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा है मोशन ऑन बैंक्ड रोड, इसके लिए मैंने लिखा है टेन थीटा बराबर आ जाता है वी स्क्वायर बाई आर जी, और वही वी बराबर अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, वी मैक्स बराबर आ जाता है आर जी अंडर रूट ऑफ टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। स्प्रिंग के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि स्प्रिंग अगर सडन रिलीज हो तो उसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाती है 2mg डिवाइडेड बाई के, और स्लोली रिलीज हो तो उसके लिए वैल्यू आ जाती है mg बाई के। कल मैंने बोला था कि, या पिछले फिजिक्स वाले वीडियो में मैंने बोला था कि हमारा थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन बाकी रह जा रहा है, कुछ वैल्यूज़ बाकी रह जा रही है। देखो क्या है, वही चीज़ मैंने बोली कि मान लो एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के लिए निचले वाले पॉइंट के लिए आपको सबसे जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए एक पूरा सर्कुलर मोशन कैलकुलेट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, वो होती है अंडर रूट ऑफ 5gr। कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 5gr। जब ये 90 डिग्री रोटेट कर जाता है तब वेलोसिटी हो जाती है कम से कम चाहिए अंडर रूट 3gr, और यहाँ पे कम से कम वेलोसिटी चाहिए अंडर रूट ऑफ gr, यहाँ पे वही 3gr अंडर रूट का, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5gr। ये वाली वैल्यू आप याद रखना। तो एनी पोजीशन x के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ये होता है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब देख लो हम लोग यहाँ पे टेंशन भी आपको दिखाते हैं। जो टेंशन ए पे होगा ना, इसकी वैल्यू होगी 6 mg, कितनी, 6 mg। जो बी पे टेंशन होगा ना, ये हमारा होगा 3 mg, कितना, 3 mg। यहाँ पे टेंशन हमें चाहिए नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से डी वाले पे टेंशन हो जाएगा हमारा 3 mg, ठीक है। तो अब कई बार पूछ देगा कि टेंशन वी माइनस ऑफ टेंशन है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। या पूछ देगा टेंशन मैक्सिमम माइनस ऑफ टेंशन मिनिमम, तो 6 mg माइनस ऑफ 0 mg यानी 6 mg आएगा। अब कोनिकल पेंडुलम के लिए देख लो, कोनिकल पेंडुलम होता है ना जो ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, ये होता है कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। इट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, आई होप सो अभी तक मैंने जितना समझाया होगा वो समझ में आया होगा। और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो या नीचे कमेंट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।